मित्रों नमस्कार। अभी 2 दिन पहले ही अचानक कर्नाटक सरकार का एक आदेश देखने को मिला, जिसमें उन्होंने जो रेलवे की व्यवस्था मजदूरों को वापस अपने घरों तक जाने के लिए की जा रही थी, उस पर रोक लगाने की बात कही थी। रोका जा रहा था। हालांकि बाद में उस पर कोई अमल नहीं किया गया, लेकिन यह एक सामान्य प्रवृत्ति सभी राज्य सरकारों में देखने को मिल रही है। खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में विशेष ये रुझान है कि लोगों को पकड़ के रखो। वे समझ रहे हैं कि कोरोना के बाद कोई एक नया जो आर्थिक उत्थान होगा तथाकथित, जो उनके सपनों का, उसके लिए मजदूरों की ज़रूरत होगी। और अभी से उसी प्रकार के कुछ कानूनी श्रम कानून में कुछ परिवर्तन वगैरह की भी पेशकश की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही है कि 12 घंटे आप आराम से काम पर लगा सकते हैं, किसी को भी कोई रोक नहीं सकता है। ये जो रवैया जो है, हमारा प्रश्न है कि क्या मजदूर क्या गुलाम है? सचमुच पूंजीवाद को मजदूरों की गुलामी की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और भारत में उसका अभी सबसे निकृष्ट, सबसे क्रूर रूप देखने को मिल रहा है, जिस रूप को दुनिया बहुत पीछे छोड़ चुकी है। भारत में आज फिर वही सामने आ रहा है। हमारा सवाल है कि कोरोना के इतने भयानक अनुभवों के बाद भी क्या आदमी को अपना कोई वैकल्पिक जीवन चुनने का अधिकार नहीं है? आप शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, मतलब मनुष्य को मनुष्य बने रहने की न्यूनतम परिस्थितियां उपलब्ध नहीं करा सकते, और आप चाहते हैं कि आपका उन पर अधिकार भी रहे। कहां से आता है यह नैतिक बल? सिर्फ राज सत्ता की ताकत पर, सिर्फ दमन की ताकत पर। हमारे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का पिछले 1 महीने में जो नर्क समान अनुभव भारत के मजदूरों को हुआ है, शहरों में, औद्योगिक इलाकों में, उसके बाद क्या कोई भी इन क्षेत्रों में फिर से लौट के आना चाहेगा? हम जानते हैं कि गांवों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, और अगर वो आते भी है फिर से लौट के कुछ लोग आएंगे भी, तो वह भी इस बात का ही प्रमाण होगा कि भारत के गांव किस प्रकार की दरिद्रता में फंसे हुए हैं। पर कहने का मतलब ये है कि आपने जीवन को इतना कठिन बना दिया, एक प्रकार से दास प्रथा की वापसी जो साफ साफ दिखाई दे रही है। हम पूछते हैं कि आखिर क्यों 4 घंटे की नोटिस में लॉकडाउन को लागू किया गया? 4 घंटे की जगह अगर ये 5 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद भी होता, तो कौन सा महाभारत अशुद्ध हो जाता? कौन सा आसमान टूटकर सर पर गिर पड़ता? लेकिन नहीं, जिनको परवाह नहीं है आम लोगों के जीवन की, जिनके पास कोई सोच विचार कुछ नहीं बचा है, वो लोग सत्ता पर है। और उनके कुछ लोग भी जो है मीडिया से लेकर के तमाम स्तरों पर ऐसे फैल गए, ऐसा एक जाल तैयार हो गया है जो गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखने का इन्हें भरोसा भी दिलाता है। यह जो रवैया है केंद्रीय सरकार का, जो नोटबंदी के वक्त भी सामने आया था, पूरा पिछले पहले
5 साल मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी की तबाही में बर्बाद किए, और अब यह एक प्राकृतिक दुर्योग आ गया, और इसमें भी किस तरह से लोगों के जीवन को बचा कर चला जा सकता था, इस पर सोचने की इन्होंने न्यूनतम भी जरूरत नहीं समझी। यह जो स्थिति है, इसीलिए इनका ये जो फासिस्ट चरित्र है, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि फासीवाद दरअसल आधुनिक काल में राजशाही है, यह राज शासन की राजशाही पद्धति की वापसी है। आधुनिक काल में जब उत्पादन के आधुनिक साधन उपलब्ध है, दमन का आधुनिक तंत्र उपलब्ध है, और उस समय में एक व्यक्ति की तानाशाही, राजशाही तरह की, जिसमें फरमानों के जरिए जीवन को चलाने का जो रास्ता, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां जो पैदा हुई है, जिस समय में कोरोना सामने आया था, ये वायरस सामने आया था, उसी समय बिल्कुल साफ था, जो भी इसके वायरस के बारे में कुछ भी वैज्ञानिक सोच समझ रखते हैं वे जानते थे कि ये तो प्रकृति में जैविक विकास की एक प्रक्रिया से पैदा हुई चीज़ है, जो मनुष्यों के शरीर में आधान करती है, और इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, और इसके संकेत बहुत पहले मिल गए थे इसकी चुनौती के भी। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए इसके प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाया जाए, किस तरह से इससे निपटा जाए, जिससे आम लोगों को कम से कम परेशानियां हो और एक प्रकार की इम्यूनिटी भी विकसित हो और एक इलाज की तरफ बढ़ा जा सके। उसी क्रम में एक समय के अंतराल के बाद अगर संभव हुआ तो कोई वैक्सीन वगैरह तैयार हो जाए, ऐसा कोई रास्ता अपनाया जाता। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोरोना की मार के साथ साथ एक जीवन की आर्थिक मार का एक और सिलसिला शुरू कर दिया गया। और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि हमारे आज ही मैं देख रहा था, आज तक एक चैनल है, वो प्रचारित कर रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि कोरोना से मौत का दंगल देखिए हमारे यहाँ। अब बताइए वो कौन से तत्व है जो इस प्रकार के मौत का जश्न मनाएंगे, मौत के दंगल का उपभोग करेंगे। जिस प्रकार के दृश्य मजदूरों की घर वापसी के जो आ रहे हैं, रेल से कट के पर गए लोग, और इस प्रकार की दुर्घटनाएं और भी नाना प्रकार की दुर्घटनाएं, भूख से मरना, चलते चलते थक कर दम तोड़ देना, लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े पैदल। यह तो दशा है आपके देश की, और उस पर न्यूनतम आप में संवेदना नहीं है। जगह जगह पुलिस दौड़ा रही है उन्हें। तो ये जो परिस्थिति है कि ये सोच के बाहर है। आर्थिक हालात तो हम लोग समझ रहे हैं, जहाँ जिस पतन पर चला गया है, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि इसका बड़े लोगों पर, पूंजीपतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, उनके जीवन पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो मार्क्स की एक बात कि इस प्रकार के संकट आम लोग, मजदूर के तो जीवन के अस्तित्व पर संकट पैदा कर देता है, लेकिन पूंजीपति के मुनाफे के पहाड़ में से थोड़ा सा कम कर देता है। आज आप देखिए शेयर बाजारों की क्या स्थिति है। जिस समय सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो चुकी है, उस समय में भी शेयर बाजार पूरी तरीके से अब एक बार थोड़ा सा चरमराने के बाद अब
लेकिन स्थिर हो चुका है सारी दुनिया के शेयर बाजार। ऐसा क्यों होता है? जब किसी भी कारण से शेयर बाजार आर्थिक सूचकांक उसी हद तक रहता है जिस हद तक उसके साथ आम निवेशकों का जैविक संपर्क बना रहता है। अगर किसी भी कारण से यह जैविक संपर्क टूट जाता है तो शेयर बाजार का फिर अर्थव्यवस्था में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यह पूंजीपतियों का अपना जगत हो जाता है। और इस खास प्रकार के संकट के काल में दूसरों के पैसों को दबा करके रख लेना पूंजीपतियों के लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि और इस प्रकार का कोई आर्थिक संकट पैदा हो। और उल्टे जो है सरकार पर भी दबाव बना रहता है कि अगर ऐसा होता है, कंपनियां अगर डूबती है तो उन्हें बचाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार उन्हीं के माध्यम से रोजगार का चक्र भी चलता है। हमारे कहने का मतलब है कि यह जो पूरा दुष्चक्र जो तैयार हो चुका है भारत में, जिसमें यहाँ का मजदूर, यहाँ का साधारण आदमी, आम आदमी, कम आमदनी वाला आदमी जिस प्रकार से एक हमेशा संकट की परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर हो रहा है, यह इसके परिणति यह हमारे देश के लिए क्या होने वाली है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और एक ऐसी सरकार नोटबंदी कर दी, आम साधारण लोगों के घरों से सारे रुपए खींच करके ले आए और लगभग 2 महीनों तक जो है लोग बैंकों के सामने लाइन पर कतार में खड़े रह गए और इनके कान में जू तक नहीं रहेगी। एक ऐसी निष्ठुर सरकार। उसके बाद अचानक बिना अच्छी तरह से सोचे विचारे एक ऐसी जीएसटी की प्रणाली विकसित लाए जिसमें आज तक परिवर्तन चल रहे हैं लगातार, और जिसने सारे उद्योग काम धंधों को जो है गहराई से प्रभावित किया। तो इस प्रकार से मोदी ने अपने पहले 5 साल नोटबंदी और जीएसटी में बिता दिए और अभी ये प्राकृतिक विपदा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है मार आम लोगों पर पड़ रही है। तो ये अगर भाग्यवादियों की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि मोदी से शायद बड़ा अपशकुन हमारे देश के लिए दूसरा नहीं है। आश्चर्यजनक स्थिति है। अभी एक तस्वीर इन लोगों ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग की जारी की, जिसमें सब प्रधानमंत्री सहित और भी मंत्री कुछ रंग बिरंगी पट्टियां बांधे दूर दूर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार के उनके चेहरे से जो असहायता जो नज़र आ रही है, या हो सकता है कि पिछले दिनों जिस प्रकार की असहायता का उन्होंने परिचय दिया है कि वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस परिस्थिति में, इस चुनौती के सामने, शायद उसकी छाया हम लोगों को नज़र आ रही हो। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि किसी ने उन सबको जो है वहाँ बंधक बना के रख दिया है। सब चुपचाप चुप चुप बैठे हुए, मुंह लटकाए हुए, इस प्रकार की मुद्रा के साथ कि करने को कुछ नहीं है। और करने के नाम पर क्या कर रहे हैं? अभी भी वही संकीर्ण राजनीति, चुनावी राजनीति के सारे गोटियां बैठाने की। यहाँ तक कि रेल की प्रबंध को लेकर मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को अपने घरों में लौटाने के लिए रेल की व्यवस्था पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। झूठ मूठ का राज्य सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फलाना राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है तो वो नहीं दे रही है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो
चूँकि 2021 में चुनाव होने वाला है, तो लगे हुए हैं ये गृह मंत्री। इनका काम ही एकमात्र बच गया है कि अपना लगातार उटपटांग किस्म की चिट्ठियाँ देते रहते हैं और सरकार को उलझाए रहते हैं। और मूल मकसद ये है कि बीजेपी के लोगों को कुछ सामग्री जुटा के दे दी जाए जिसको वो प्रचारित करें, और मीडिया में भी जो है उन पर चर्चा हो और केंद्रीय सरकार की अकर्मण्यता छिप जाए। राज्य सरकारें बदनाम। सभी राज्य सरकारें कह रही है कि हमें अपना जो वाजिब पावना जो है केंद्र से वो भी नहीं मिल रहा है इस संकट के समय में। हमारे कहने का मतलब है कि जिस तरह से परिस्थितियों को गंभीर बना दिया जा रहा है और जो खिलवाड़ हमारे मजदूरों के साथ किया जा रहा है, उनके जीवन के साथ किया जा रहा है, वो अक्षम है। उससे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। हम नहीं जानते कि यह अनुभव लोगों की चेतना में कैसे बदलेंगे। जिन आंदोलनों की प्रक्रिया के जरिए इन अनुभवों को संजोया जाता है, वे आंदोलन अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कुछ भी जो मनुष्य की अनुभूतियाँ जो है वे उसकी चेतना में किसी न किसी रूप में उसके चेतन अवचेतन में निश्चित तौर पर पड़ी रहती है, और इसका फल इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये चल नहीं सकता है। ये समझते हैं कि हम ये करके वो करके अपनी चुनावी बैतरणी पार कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अभी तक की लगातार इस दूसरी बार चुन के आने के बाद भी जितने चुनाव हुए सब में हारते जा रहे हैं। इनकी नियति है बुरी तरीके से हारना, और इसके लिए ये अपनी हार को टालने के लिए, बचाने के लिए जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे, जितना दूसरे प्रकार की गंदगी करेंगे, उतना ही बुरी तरीके से हारेंगे। आज सारी दुनिया में जिस तरह से भारत में जो विवेकहीन सरकार का जो नमूना इन्होंने पेश किया है वो कल्पना के बाहर है। इसका कोई जवाब नहीं है, और यह जो है अंततोगत्वा कहाँ पर ले जाएगी परिस्थितियों को हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आम आदमी का मन आज सबसे ज़्यादा विक्षुब्ध है। इनके निकम्मेपन पर, इनकी संवेदनहीनता पर, और भी कुछ जो खबरें आ रही है कि जिस प्रकार से कोरोना की सामग्री को लेकर के व्यवसाय वगैरह की जो सूचनाएं पिछले दिनों आ रही है, ये सब जघन्य है। नमस्कार।